नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ, मतलब 1947 के आसपास, तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी की हालत असल में थी क्या? समझ लीजिए, ये एक फटाफट रिवीजन जैसा है, उन हालातों को समझना जिनसे हमने अपनी नई पारी शुरू की। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या मतलब था इसका उस समय के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। सोने की चिड़िया का मतलब सीधा सा था कि भारत आर्थिक रूप से काफी हद तक आत्मनिर्भर था, सेल्फ सफिशिएंट और समृद्ध भी था। अच्छा। ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर ही आधारित था, मतलब एग्रेरियन इकोनॉमी थी। करीब 85% लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे। लेकिन देखिए, खेती का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था। ज्यादातर लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उगाते थे और गांव में ही जो दूसरे कारीगर होते थे उनके साथ चीजों का लेन देन कर लेते थे। बार्टर सिस्टम जैसा। अच्छा। और खेती के अलावा कुछ और भी था खास? वो हाँ, बिल्कुल। खेती के अलावा भारत अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मतलब दस्तकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। अच्छा। जैसे कि हमारे कारीगर जो सूती और रेशमी कपड़े बनाते थे या धातु का काम करते थे, कीमती पत्थरों पर कारीगरी करते थे, वो कमाल की थी। क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि पूरी दुनिया में मांग थी इन चीजों की। वाह। हाँ, एक फ्रेंच यात्री थे बर्नियर। उन्होंने तो 17वीं सदी में लिखा था कि बंगाल मिस्र से भी ज्यादा अमीर है। वहां से कपास, रेशम, चावल, चीनी, मक्खन ये सब बाहर भेजा जाता था। तो कुल मिलाकर एक फलता फूलता देश था अपना, आत्मनिर्भर। तो ये तो काफी अच्छी तस्वीर लग रही है। फिर अंग्रेज आए और लगभग 200 साल राज किया। उनका क्या इरादा था इस सोने की चिड़िया को लेकर? देखिए, उनका इरादा बिल्कुल साफ था, इसमें कोई शक नहीं। वो भारत को ब्रिटेन की जो तेजी से इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी उनके लिए सिर्फ एक सप्लायर बनाना चाहते थे, कच्चे माल का सप्लायर। मतलब रॉ मटेरियल्स का? हाँ, रॉ मटेरियल्स का। और साथ ही ब्रिटेन में जो माल बन रहा था, फिनिश्ड गुड्स, उसके लिए भारत को एक बड़ा बाजार बनाना चाहते थे, कंज्यूमर। अच्छा। उनकी हर एक पॉलिसी, चाहे वो जमीन से जुड़ी हो, व्यापार से, इंडस्ट्री से, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए डिजाइन की गई थी। भारत का विकास उनका मकसद था ही नहीं। तो मतलब जानबूझकर एक तरह से विकास को रोका गया। हाँ, इसका नतीजा क्या हुआ फिर हमारी इकोनॉमी पर? बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया, स्टैग्नेशन। विकास जैसे रुक सा गया। अगर आप आंकड़े देखें तो 20वीं सदी के पहले 50 साल, मतलब 1900 से 1947 तक, देश की जो कुल असली पैदावार थी, एग्रीगेट रियल आउटपुट, उसकी सालाना बढ़ोतरी 2% से भी कम थी। सिर्फ 2% से कम? हाँ, और अगर प्रति व्यक्ति आमदनी देखें, पर कैपिटा आउटपुट, वो तो साल में सिर्फ 0.5% बढ़ी, सिर्फ 0.5%। ओह, ये तो मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी धीमी बल्कि रुकी हुई सी थी। तो क्या उस वक्त किसी ने ये हिसाब लगाने की कोशिश की थी कि हमारी हालत कितनी खराब है? मतलब ये आमदनी वगैरह का कोई अंदाजा लगाया तो किसी ने? ये एक दिलचस्प बात है। जो औपनिवेशिक सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसने कभी कोई खास ईमानदार कोशिश नहीं की ये पता लगाने की कि देश की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कितनी है। क्यों नहीं की? शायद वो ऐसे आंकड़े सामने लाना ही नहीं चाहते थे जिनसे उनके राज की असलियत पता चले, कि उन्होंने अर्थव्यवस्था का क्या हाल कर दिया है। समझ गया। तो फिर ये अंदाजे किसने लगाए? कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने अपने लेवल पे ये मुश्किल काम किया। इनमें बड़े नाम हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKRV राव और RC देसाई। अच्छा। इनमें डॉक्टर राव के जो अनुमान थे उन्हें काफी अहम माना जाता है। उनका तरीका थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक था। लेकिन सब एक ही नतीजे पे पहुंचे। हाँ, देखिए, उनके अनुमानों में थोड़ा बहुत फर्क जरूर था, लेकिन सब एक ही नतीजे पर पहुंचे कि भारत की आर्थिक तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बहुत ही धीमी थी, लगभग ना के बराबर। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कृषि यानी खेतीबाड़ी, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। आपने बताया करीब 85% लोग इसी पर निर्भर थे। अंग्रेजी राज में इसका क्या हाल हुआ? हाँ, आजादी के वक्त भी हालत यही थी। लगभग 85% आबादी खेती पर ही निर्भर थी। लेकिन ये सेक्टर भी, आप कह सकती हैं, ठहराव का शिकार हो गया था। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी। मतलब जमीन तो शायद बड़ी होगी खेती की। हाँ, खेती का रकबा, मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन, वो तो बढ़ा, लेकिन पैदावार यानी प्रोडक्टिविटी, प्रति एकड़ कितनी उपज हो रही है, वो या तो गिर गई या वहीं अटकी रही। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण थे इसके पीछे? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे बड़ा तो था अंग्रेजों का लैंड सेटलमेंट सिस्टम, खासकर जो जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी ये कहाँ थी? ये खासकर बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू थी, जो आज का पूर्वी भारत का बड़ा हिस्सा है। इसमें हुआ ये कि जमीन का मालिकाना हक किसानों से छीन लिया गया और जमींदारों को दे दिया गया। अच्छा। अब जमींदारों का काम क्या था? सिर्फ लगान वसूलना, रेंट लेना।
चाहे किसान की फसल अच्छी हो या खराब, उनको अपने लगान से मतलब था। उन्होंने खेती को सुधारने में, उसमें पैसा लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब किसानों के पास जमीन नहीं, पैसा नहीं, तकनीक नहीं और जमींदार ये सरकार को कोई मतलब नहीं। ये तो एक बुरा चक्कर था। बिल्कुल सही कहा आपने, एक विशेष साइकिल। न जमींदारों ने कुछ किया, न अंग्रेजी सरकार ने सिंचाई या तकनीक पर ध्यान दिया। सिंचाई का क्या हाल था? सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम थी। ज्यादातर खेती तो बस बारिश के भरोसे थी, और खाद मतलब फर्टिलाइजर्स, उनका इस्तेमाल तो लगभग होता ही नहीं था। तो इन सब चीजों ने मिलकर खेती को बहुत पिछड़ा हुआ बना दिया। मैंने सुना है कि एक और चीज हुई थी, कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसका क्या असर रहा? हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव था। अंग्रेजों ने किसानों को कभी मजबूरी में, कभी लालच देकर खाने वाली फसलें जैसे चावल, गेहूं, उनकी जगह नगदी फसलें उगाने पर जोर दिया। नगदी फसलें जैसे कपास, जूट, नील यानी इंडिगो। क्यों? क्योंकि इन चीजों की जरूरत ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को थी कच्चे माल के तौर पर। तो ये अच्छा नहीं हुआ किसानों के लिए? नहीं, कहने को तो ये कमर्शियलाइजेशन था, पर इससे किसान और ज्यादा बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो गए, बिचौलियों पर निर्भर हो गए, और कई बार तो उनके अपने खाने के लिए अनाज भी कम पड़ने लगा। और क्या खेती में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई निवेश हुआ? जैसे बाढ़ रोकना, पानी निकालना। निवेश की तो भारी कमी थी। बाढ़ नियंत्रण हो, ड्रेनेज हो, जमीन सुधार हो, इन जरूरी कामों में कोई पैसा नहीं लगाया गया। छोटे किसानों के पास न साधन थे, न तकनीक, न कोई प्रोत्साहन। नतीजा क्या हुआ? कम पैदावार और पूरी तरह बारिश पर निर्भरता। खेती की ये बुरी हालत ही करोड़ों लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण बनी। खेती की हालत तो समझ आ गई, काफी खराब थी। लेकिन भारत तो अपनी कारीगरी, अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी जाना जाता था। उद्योगों का क्या हुआ ब्रिटिश राज में? उद्योगों की कहानी तो शायद और भी दुखद है। अंग्रेजों की नीति बहुत साफ थी, भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज करना, मतलब यहाँ के उद्योगों को खत्म करना। क्यों? इसके दो मकसद थे। पहला, भारत को सिर्फ सस्ता कच्चा माल भेजने वाला देश बनाना, जैसा हमने पहले बात की, और दूसरा, ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियों में माल बन रहा है उसे भारत के बाजार में बेचना। तो इसका असर क्या पड़ा? असर बहुत बुरा पड़ा। भारत के जो दुनिया भर में मशहूर हैंडीक्राफ्ट उद्योग थे वो तबाह हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। तबाह हो गए मतलब? हाँ, क्योंकि जब देश में ही चीजें बननी बंद हो गईं, तो ब्रिटेन से आने वाला जो सस्ता मशीन से बना माल था उसकी मांग बढ़ गई। तो भारत अपनी ही चीजें बनाने की जगह ब्रिटेन का एक बड़ा ग्राहक बन गया। क्या भारत में कोई नए आधुनिक उद्योग नहीं लगे इस दौरान? मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और वो भी काफी बाद में, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में जाकर। शुरू में कुछ कॉटन टेक्सटाइल मिलने लगी। कहाँ पर? ज्यादातर पश्चिमी भारत में, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, और इन्हें ज्यादातर भारतीयों ने ही लगाया था। फिर जूट मिलने लगी, वो ज्यादातर बंगाल में थी, और उन्हें ज्यादातर अंग्रेजों ने लगाया। और कोई बड़ी इंडस्ट्री? हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में लोहा और स्टील इंडस्ट्री आई। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, 1907 में जमशेदपुर में बनी। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीनी, सीमेंट, कागज वगैरह की भी कुछ फैक्ट्रियां लगीं। लेकिन क्या ये काफी था देश के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विकास बहुत ही सीमित था, एक दो जगह पर ही था। और सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो मशीनें बनाती हैं, औजार बनाती हैं, जिनसे फिर दूसरी चीजें बनती हैं। इसके बिना कोई भी देश औद्योगिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। और ये इंडस्ट्री भारत में लगभग थी ही नहीं। ओह, तो जो नए उद्योग लगे भी, उनका जीडीपी में हिस्सा बहुत कम था। और जो पब्लिक सेक्टर था, सरकारी क्षेत्र, वो भी सिर्फ रेलवे, बिजली, बंदरगाह, डाकतार जैसी चीजों तक ही सीमित था। तो एक तरह से हमारी औद्योगिक कमर तोड़ दी गई और कोई मजबूत नई नींव भी नहीं रखी गई। अब आते हैं व्यापार पर। फॉरेन ट्रेड। भारत तो सुना है पहले दुनिया भर से व्यापार करता था। ब्रिटिश राज में इसका क्या हाल हुआ? यहाँ भी कहानी वही है। अंग्रेजी सरकार की जो रोक टोक वाली नीतियां थीं, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, उन्होंने भारत के विदेशी व्यापार का पूरा ढांचा ही बदल डाला। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, वॉल्यूम, सब कुछ। कैसे बदल दिया? भारत अब मुख्य रूप से कच्चा माल बाहर भेजने वाला देश बन गया, एक्सपोर्टर। क्या भेजते थे हम? रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट। और मंगाते क्या थे? इंपोर्ट क्या करते थे? ब्रिटेन में बनी तैयार चीजें, जैसे कपड़े या हल्की मशीनें। तो ये व्यापार भी पूरी तरह से ब्रिटेन के फायदे के लिए था? हाँ, बिल्कुल। आधे से ज्यादा व्यापार तो सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। उनकी एक तरह से मोनोपोली थी, एकाधिकार था। बाकी थोड़ा बहुत व्यापार चीन, सिलोन जो आज श्रीलंका है, पर्शिया, ईरान जैसे देशों से करने देते थे। और स्वेज नहर का भी कुछ असर हुआ था शायद? हाँ, 1869 में जब स्वेज नहर खुली तो ब्रिटेन का कंट्रोल और मजबूत हो गया, क्योंकि अब भारत आने जाने का रास्ता बहुत छोटा हो गया, खर्चा कम हो गया, तो उनके लिए व्यापार करना और आसान हो गया। एक बात मैंने और सुनी है
कि इस दौरान भारत का एक्सपोर्ट मतलब निर्यात उसके इंपोर्ट यानी आयात से ज्यादा था। एक एक्सपोर्ट सरप्लस था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं दुखद बात है। आंकड़ों में देखें तो लगता है कि भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस था। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, पैसा आ रहा था देश में। नहीं, यही तो धोखा था। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका फायदा भारत को बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि देश ने इसकी भारी कीमत चुकाई। कैसे? एक तो देखिए, जिन जरूरी चीजों का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे जैसे अनाज, कपड़े, मिट्टी का तेल, उनकी देश के अंदर ही कमी थी। लोग यहाँ तरस रहे थे। और दूसरा, वो सरप्लस पैसा गया कहाँ? हाँ, वो जो एक्सपोर्ट से फालतू पैसा आया, वो सोना चांदी बनकर भारत वापस नहीं आया। उस पैसे का इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपने खर्चों के लिए किया। अपने खर्चे? कैसे खर्चे? जैसे ब्रिटेन में उनका जो इंडिया ऑफिस था, उसका खर्च, अंग्रेजों ने जो लड़ाइयां लड़ी, उनका खर्च, और जो ब्रिटिश कंपनियां थीं, उनको शिपिंग और बीमा वगैरह का भुगतान, ये सब उसी सरप्लस पैसे से होता था। इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था, धन की निकासी। भारत की दौलत लगातार ब्रिटेन जा रही थी। ओह, ये तो मतलब पूरी तरह शोषण था। बिल्कुल। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बातें। अब जरा आम लोगों की बात करें। उनकी क्या हालत थी? आबादी, सेहत, पढ़ाई लिखाई, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? यहाँ भी तस्वीर कुछ अच्छी नहीं थी। देखिए, भारत में पहली ठीक ठाक जनगणना सेंसस 1881 में हुई। उसके आंकड़े हमें कुछ बताते हैं। 1921 के पहले भारत की आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे? क्यों? क्योंकि जन्म दर, बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, करीब 48 प्रति हजार। तो साथ ही मृत्यु दर, डेथ रेट, वो भी बहुत ज्यादा थी, करीब 40 प्रति हजार। मतलब जितने लोग पैदा हो रहे थे, लगभग उतने ही मर भी रहे थे। बीमारियां, महामारियां, कुपोषण। और 1921 के बाद क्या हुआ? इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष क्यों कहते हैं? 1921 के बाद स्थिति थोड़ी बदली। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत मामूली से सुधार हुए, अकाल पर कुछ कंट्रोल हुआ। इससे मृत्यु दर थोड़ी कम होने लगी, लेकिन जन्म दर उतनी ही ऊंची बनी रही। अच्छा। तो नतीजा क्या हुआ? अब मरने वाले कम हो गए, पर पैदा होने वाले उतने ही रहे, तो आबादी तेजी से बढ़ने लगी। इसीलिए 1921 को भारतीय डेमोग्राफी के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। और लोगों की सेहत, शिक्षा का क्या स्तर था? बहुत ही खराब। कुल साक्षरता, लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी। सोचिए। सिर्फ 16%? हाँ, और महिलाओं में तो ये और भी कम थी, लगभग 7%। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या तो थी ही नहीं या बिल्कुल नाकाफी थी। जहां थी भी, वहां पहुंचना मुश्किल था। तो बीमारियां वगैरह आम होंगी? बिल्कुल। पानी और हवा से फैलने वाली बीमारियां बहुत आम थीं। उनसे मौतें भी बहुत होती थीं। मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, खासकर शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो कितनी थी? अंदाजा है कि हर 1000 बच्चे जो पैदा होते थे, उनमें से करीब 218 बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते थे। 218? हाँ। आज के मुकाबले ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आज ये आंकड़ा 30 से भी नीचे है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हालत कितनी खराब थी। और औसत उम्र कितनी थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी? वो भी बहुत कम थी, लगभग 32 साल। बस 32 साल? हाँ, आज ये लगभग 70 साल है। और गरीबी का कोई सटीक आंकड़ा भले ही न हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि देश में भयंकर गरीबी फैली हुई थी। एक्सटेंसिव पॉवर्टी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी थीं। गरीबी, अशिक्षा, खराब सेहत, ऊंची मृत्यु दर। लोग काम क्या करते थे? मतलब व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या कोई बदलाव आया था इस दौरान? कौन किस सेक्टर में काम कर रहा था? इसमें कोई खास बड़ा बदलाव नहीं आया। जो काम करने वाली आबादी थी, वर्कफोर्स, उसका सबसे बड़ा हिस्सा आज भी खेती में ही लगा हुआ था, करीब 70 से 75% लोग। 70-75%? हाँ। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कारखानों वगैरह में करीब 10% लोग थे, और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जैसे नौकरी पेशा, उसमें 15 से 20% लोग थे। तो ये ढांचा कमोबेश वैसा ही बना रहा जैसा पहले था। क्या ये पूरे देश में एक जैसा था? नहीं, इसमें क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही थी। रीजनल वेरिएशन आ रहा था। कुछ इलाके थे जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें आज के तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक आते हैं, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल। हाँ। इन इलाकों में खेती पर निर्भरता थोड़ी कम हुई। लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज्यादा जाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राज्य थे जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, वहां खेती पर निर्भरता और बढ़ गई। अच्छा, तो ये एक तरह का असंतुलित विकास था, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बिल्कुल। विकास एक जैसा नहीं था। कुछ इलाके थोड़े आगे बढ़ रहे थे तो कुछ और पिछड़ रहे थे। अब एक और सवाल, क्या अंग्रेजों ने कुछ बनाया भी? मतलब सड़कें, रेलवे जैसा कुछ बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, या सिर्फ बिगाड़ा ही? हाँ, ये कहना गलत होगा कि कुछ भी नहीं बनाया।
उन्होंने रेलवे बनाई, बंदरगाह बनाए, पोर्ट्स, पानी के रास्ते माल ढुलाई, वाटर ट्रांसपोर्ट, डाक और तार, टेलीग्राफ्स, ये सब चीजें विकसित हुईं। लेकिन क्या ये आम लोगों के लिए था? नहीं, यही बात है। इनका असली मकसद आम लोगों को सुविधा देना नहीं था। तो फिर क्या मकसद था? मकसद था अपने औपनिवेशिक हितों को साधना, कॉलोनियल इंटरेस्ट्स। जैसे सड़कें क्यों बनाई? ताकि सेना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, या फिर गांवों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, जिसे फिर वो इंग्लैंड भेज सकें। और गांवों को जोड़ने वाली सड़कें? उनकी हालत बहुत खराब थी, खासकर ऐसी सड़कें जो हर मौसम में चल सकें, ऑल वेदर रोड्स, उनकी भारी कमी थी। अगर कहीं अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो गांव तक मदद पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होता था। रेलवे को तो अक्सर एक बड़ा योगदान माना जाता है अंग्रेजों का। हाँ, रेलवे 1850 में शुरू हुई और इसे एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके दो मुख्य असर हुए। एक तो इसने लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाया, लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, जिससे थोड़ी बहुत भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाएं टूटी। और दूसरा असर? दूसरा असर, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए, वो ये था कि रेलवे ने भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को, कमर्शियलाइजेशन को और बढ़ावा दिया। गांव अब अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दूर के बाजारों के लिए उगाने लगे, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता कम हुई। और रेलवे की मदद से ही ब्रिटेन का बना हुआ माल देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंचने लगा, और वहां जाकर वो हमारे स्थानीय कारीगरों के माल से मुकाबला करने लगा, उनको नुकसान पहुंचाने लगा। तो कह सकते हैं कि रेलवे के जो सामाजिक लाभ थे वो शायद उसके आर्थिक नुकसान से कम थे भारत के नजरिए से। तो जो बना भी वो हमारे लिए कम, उनके अपने फायदे के लिए ज्यादा था। और बाकी चीजें जैसे पानी के रास्ते, टेलीग्राफ? पानी के रास्ते मतलब इनलैंड वाटरवेज, वो उतने कामयाब नहीं रहे, कभी कभी तो घाटे का सौदा साबित हुए। और जो महंगा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, वो मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डाक सेवाएं जरूर आम लोगों के काम आती थीं, पर वो भी पर्याप्त नहीं थी, अपर्याप्त थी। तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल लंदन में था। बिल्कुल सही। वो भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत पर राज करने और उसका शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो कुल मिला के जो तस्वीर उभर रही है वो तो काफी नकारात्मक ही है। शोषण, ठहराव, पिछड़ापन। क्या इस पूरी प्रक्रिया में अनजाने में ही सही कोई ऐसी चीज भी हुई जिसका फायदा बाद में आजाद भारत को मिला हो? कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा जरूर है, और स्रोत भी इस पर बात करते हैं। देखिए, अंग्रेजों के इरादे तो बिल्कुल स्वार्थी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुईं जिनके अनजाने में कुछ सकारात्मक पहलू भी निकले, और आजादी के बाद भारत ने उन पर आगे काम किया, उनको अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, जैसे कि क्या? सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद रेलवे ही है। अंग्रेजों ने उसे अपने फायदे के लिए बनाया, ये सच है, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क छोड़ गए। आजादी के बाद इसी नेटवर्क ने देश को जोड़ने में, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा, कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन। भले ये किसानों के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा, लेकिन इसने किसानों को बाजार के हिसाब से खेती करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया, मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग से परिचय कराया। तीसरा, एक जैसी मुद्रा प्रणाली की तरफ देश बढ़ा, एक यूनिफाइड मॉनेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई। और चौथा, एक बना बनाया प्रशासनिक ढांचा मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसने आजादी के तुरंत बाद देश को चलाने में कुछ हद तक मदद की। लेकिन ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स थे, अनजाने में हुआ। बिल्कुल, ये अंग्रेजों का कोई सोचा समझा तोहफा नहीं था, ये उनके अपने राज को चलाने और अपने हितों को साधने का नतीजा था। और ये सब उस भारी कीमत पर मिला जो भारत ने 200 सालों के शोषण और बर्बादी के रूप में चुकाई। तो ये थी आजादी की शाम पर, या कहें आजादी के समय, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तेज फटाफट वाली झलक। एक ठहरा हुआ कृषि क्षेत्र, एक लगभग पंगु औद्योगिक आधार, ऐसा विदेशी व्यापार जो सिर्फ ब्रिटेन के हितों को साध रहा था, बुनियादी ढांचा जो औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से बना था, और बेहद कठिन जनसांख्यिकीय स्थितियां। वाकई स्वतंत्र भारत के नेताओं के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। बिल्कुल, जो नींव उन्हें विरासत में मिली वो बेहद कमजोर थी, शोषण पर आधारित थी, गुलामी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की गई थी। स्वतंत्र भारत को आप कह सकती हैं लगभग शून्य से शुरुआत करनी थी, और आगे का रास्ता बहुत बहुत मुश्किलों भरा था। तो इस पर और सोचने वालों के लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं। संसाधनों की इस लगातार निकासी, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, और जानबूझकर जो हमें अविकसित रखा गया, अंडर डेवलप किया गया, इसकी इतनी गहरी विरासत को देखते हुए सिर्फ राजनीतिक आजादी मिल जाने के बाद भी किसी अर्थव्यवस्था को वास्तव में पटरी पर आने और अपनी किस्मत खुद लिखने में कितना समय लग सकता है? इस अतीत की कौन सी गूंज, कौन सी परछाइयां शायद आज भी हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में सुनाई देती होंगी?